हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हो आप सभी? 9th क्लास के लिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वैलेंसी जो था वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। वैलेंसी के बारे में एक बार थोड़ा सा अगर हम याद कर लें तो क्या पढ़ा था हमने कि वैलेंसी जो है वो किसी भी न्यूक्लियस के या एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जो कि उसको अपने ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, है ना, जितने प्रेजेंट है, जितने कम पड़ रहे हैं ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए, ये दोनों ही उसकी वैलेंसी कहलाएंगे। जैसे कि अगर एक ही है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को देकर अपनी वैलेंसी को बताएगा, और अगर 5 हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑक्टेव को कंप्लीट कर लेगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम इज नोन एज वैलेंसी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब आज वाली जो हमारी क्लास है, चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट आज वाली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, क्वेश्चंस वाली क्लास, यानी कि इस क्लास में से कई सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज वाली क्लास में जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, 3 या 4 टॉपिक्स जो लास्ट के बचे हैं चैप्टर के, उनको हम पढ़ेंगे। और ये जो 3 या 4 टॉपिक हैं ये आपको एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। मतलब आज वाली क्लास को आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली क्लास। क्लियर है? अब आ जाओ हमारी क्लास पर कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर। उसकी डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए। तो क्या है, देखो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है इसको Z से डिनोट किया जाता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, यानी कि इसका प्रतीक जो है वो क्या है, Z है। ठीक है। अब ये Z जो है, ये एटॉमिक नंबर जो है, ये आपको क्या बता रहा है? तो आपने याद किया ना सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स उनको याद किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस सीक्वेंस में याद किया। फिर आगे और 20 तक है ना आपके, कैल्शियम तक आपने लर्न कर रखे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये इस एटॉमिक नंबर की वजह से है। अब एटॉमिक नंबर जो है ये क्या डिफाइन कर रहा है? तो एटॉमिक नंबर हमें बता रहा है, एटॉमिक नंबर को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो इट इज द, नोट करो, इट इज द number of protons present in the nucleus of an atom। ये इसकी डेफिनेशन। हिंदी में आप ये लिखोगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को क्या कहा जाएगा? परमाणु संख्या कहा जाएगा। हिंदी में नोट करो, तो इसको लिखो आप परमाणु संख्या। डेफिनेशन चाहो तो लो, अपन हिंदी में भी लिख लेते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को क्या कहा जाता है? उसकी परमाणु संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। संख्या कहा जाता है। अब देखो, परमाणु संख्या कहा जाता है, हमने पढ़ लिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन जो है सबसे पहले, ठीक है, तो इसके अंदर एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है, प्रोटॉन है। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? एक प्रोटॉन होगा। ठीक है। कार्बन की बात करते हैं अपन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, है ना। तो इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे। तो कार्बन के अंदर भी कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे? 6 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो ये इसको नोट कर लिया आपने कि यहाँ पर कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बात हो गई किसकी? एटॉमिक नंबर की, या फिर परमाणु संख्या, जिसको कि हम Z से डिनोट कर रहे हैं। Z जो है यहाँ एलिमेंट के लिए है। जैसे मैं हाइड्रोजन के लिए लिखती हूँ तो H, ये Z है। क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया। और कुछ हमारे कोर्स में नहीं है, जो था वो हमने पढ़ लिया। तो बिना बात टाइम वेस्ट ना करें और अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये आपने नोट कर ही लिया कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। हिंदी में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक यानी न्यूक्लियस में
प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। तो नाभिक में क्या क्या थे याद कर लो, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, अंदर क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनमें से प्रोटॉन की संख्या जो है वो कहला रही है एटॉमिक नंबर। और अब हम आ जाए हमारे अगले टॉपिक पर, दैट इज मास नंबर। लो अगला टॉपिक नोट करो, मास नंबर। इसको आप लिखोगे द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान या मास से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं अपन क्या है, वजन से रिलेटेड होगा कुछ, है ना, वजन से रिलेटेड होगा। अब देखो रदरफोर्ड का प्रयोग जब हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा कि सारा द्रव्यमान जो है कहीं केंद्र में केंद्रित है, ऐसा बताया था रदरफोर्ड ने कि जितना भी मास है किसी एटम का वो कहीं ना कहीं ऐसे छितरा हुआ ना होकर, थॉमसन मॉडल की तरह ना होकर, कैसा है कहीं ना कहीं सेंटर में एक जगह स्टोर्ड है। पढ़ा था हमने, याद आ गया। वो ही क्या है मास नंबर को डिनोट करता है, जहां पर कि वो मास जो है किसका, एटम का, कहीं पर सेंट्रली लोकेलाइज्ड है। तो देखो हमने पहले जब पढ़ा तो भी मैंने आपको बताया था कि 3 मूलभूत कण होते हैं किसी भी एटम के। कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सही है। अब इन पर चार्ज भी हमने पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं ना। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, और इन पर कोई चार्ज नहीं था, दैट इज 0। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो कहाँ थे, याद करो, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ चक्कर लगा रहे हैं ना, याद आ गया, ऐसे ही थे, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो सेंटर है इसके अंदर क्या मिलता है, एक वर्ड याद करो, मैंने आपको बताया था क्या, न्यूक्लियॉन, बताया था न्यूक्लियॉन। क्या था ये न्यूक्लियॉन, तो देखो न्यूक्लियॉन क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर नोन एज न्यूक्लियॉन। यानी कि किसी भी एटम के सेंटर में, यानी कि उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इसका जो सम है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, मास नंबर। आ रही है बात समझ में। यानी कि मास नंबर को आप कैसे डिफाइन करोगे, मास नंबर को आप डिफाइन करोगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज नोन एज इट्स मास नंबर। ठीक है ना। चलो तो इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं अपन, इसको ए से डिनोट किया जाता है जहां तक मुझे याद है, फिर भी और हम चेक कर लेंगे, ए से डिनोट करेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंटर, इन द न्यूक्लियस लिखना, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम determines its mass। सही है बात, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना उनका जो टोटल नंबर है वो उसके मास को डिनोट करता है। अब जैसे कि हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अंदर देखो 6 ही तो क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और 6 ही इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, और इसका मास कितना हो जाएगा 12। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखो तो किसी भी एलिमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं उसको देखो, ये देखो यहाँ हिंदी में लिखती हूँ मैं पहले, प्रतीक, प्रतीक यानी सिंबल, किसका, एलिमेंट यानी कि तत्व का। ठीक है, प्रतीक हो गया तत्व का, और यहाँ पर आप लिखोगे परमाणु संख्या, ठीक, और यहाँ आप लिखोगे द्रव्यमान संख्या। अब इंग्लिश में कैसे लिखना है वो देखो, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया सिंबल किसका, एलिमेंट का, दोबारा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे एटॉमिक नंबर, और यहाँ आप लिखोगे मास नंबर। ठीक,
अब सिंबल की फॉर्म में अगर आपको नोट करना है तो आप कैसे लिखोगे, देखो तो अभी हमने क्या क्या लिखा, इनको किस किस से डिनोट किया, जेड से और ए से। तो देखो मान लो प्रतीक जो है वो क्या है, एक्स है, तो यहाँ आप लिखोगे जेड और यहाँ आप लिखोगे ए। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट को डिनोट करते हो। जैसे कि मैं कार्बन को लिखती हूँ तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। ये हो गया कार्बन का एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द मास नंबर। तो मास नंबर क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द सेंटर और न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज नोन एज इट्स मास नंबर। अब यहाँ तो हमको पता चल गया 6 और 6 12, लेकिन एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम के अंदर इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, सॉरी इसका जो मास नंबर होता है ना वो होता है 27। अब इसके अंदर क्या होता है, 13 तो प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन अब न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 27 में से 13 लेस करो, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 14। तो आप क्या करते हो, मास नंबर में से प्रोटॉन्स को लेस करके आप न्यूट्रॉन्स को निकाल सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चाहो तो नोट कर लो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे लिखो इसको, लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये बराबर ही हो या जस्ट डबल ही हो। जैसे 6 का 12 हो गया, नाइट्रोजन है तो 7 एटॉमिक नंबर है तो मास नंबर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम एल्यूमिनियम की बात करें, इसका मास नंबर कितना है 27, लेकिन प्रोटॉन्स 13 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन्स जो है वो 14 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल मिला के कितना होना चाहिए 27, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है इसलिए। तो चलो अब हमने बात कर ली किस किस के बारे में, हमने मास नंबर पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया एटॉमिक नंबर को। अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चैप्टर के, दैट इज आइसोटोप्स या समस्थानिक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसमें से क्वेश्चन आप ये मान लो आएगा ही आएगा एग्जाम में। अभी तक पढ़े ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बुक का और हमारे कोर्स का भी। अब आइसोटोप्स को जानते हैं अपन, आइसोटोप होते क्या है। देखो समस्थानिक, हिंदी से आप समझोगे ना अगर, तो सम का मतलब एक जैसा, स्थानिक मतलब जगह, है ना। यानी कि ये अब रटने की तो जरूरत है नहीं, हम समझते हैं। देखो कि समस्थानिक आइसोटोप्स हैं क्या, तो सीधी सीधी बात यह है कि ये कुछ ऐसी चीज है जिसकी जगह तो सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज इसकी अलग होगी। जैसे कि हम जब समस्थानिकों के बारे में बात करते हैं तो इनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि ये ऐसे किसी भी एलिमेंट के ऐसे स्वरूप या ऐसी फॉर्म्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन इनका जो मास नंबर होगा ना वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैव, चलो लिखो, तो द नंबर ऑफ एटम्स, पहले नोट करो फिर आगे समझते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number but, अब ये हमने बाद में क्यों पढ़ा, क्योंकि जब तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता ही नहीं होगा तब तक आइसोटोप समझ में कैसे आएंगे, है ना। तो which have same atomic number but different mass number, यानी कि हिंदी में नोट करो तो देखो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका अणुभार तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, चाहो तो नोट कर लो। चलो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका आणविक, जिनकी, ऐसे लिखो इसको, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो
समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है उसको समझते हैं। पहले डेफिनेशन को समझो एक बार। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कि कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के कितने भी ज्यादा आइसोटोप्स हो सकते हैं जिनका की एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास अलग अलग हो। मास यानी मास नंबर अलग अलग हो। अब देखो एग्जांपल से समझो इसको। मैं बात करती हूँ किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है, अब मैं हाइड्रोजन लिख रही हूँ 1H1। समझ में आ गया कैसे लिखा? अभी लिखा था ना X Z और A, वो यहाँ मैंने लिखा 1H2 और यहाँ मैंने लिखा 1H3। समझ में आ गया? अब देख लो परमाणु संख्या Z तीनों का सेम है, X तीनों का सेम है, लेकिन A की वैल्यू तीनों के लिए अलग अलग है। तो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो गई, सॉरी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो गई, परमाणु संख्या तीनों की सेम हो गई। ये जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखो तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो समस्थानिक होते हैं ना आइसोटोप्स, इनके केमिकल रिएक्शंस तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। देखो प्रोटियम जो है इसके अंदर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन इसका जो मास नंबर है वो भी 1 ही है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर दोनों चीजें बराबर हैं। यहाँ पर इसका मास 2 है और यहाँ इसका मास नंबर 3 है। ये है प्रोटियम, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल। ड्यूटेरियम, ये भारी पानी जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन पाया जाता है। भारी पानी जानते हो ना आप, हैंडपंप वगैरह में से आता है जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, वो वाला। ये है ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस वगैरह में काम आता है शायद, जहां तक मुझे पता है। तो ये 3 फॉर्म्स हो गए किसके, आइसोटोप्स के। ठीक, अब कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12 और 6C14। ये रेडियो एक्टिव कार्बन कहलाता है लेकिन ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है बात। तो ये हो गए हमारे समस्थानिक। तो कई जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके आइसोटोप जो होते हैं उनके मिलने से उनके मॉलिक्यूलर वेट का निर्धारण किया जाता है। जैसे क्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन के लिए क्या होता है कि इसका जो मास होता है क्लोरीन का, एक 35 फॉर्म में भी पाया जाता है और एक 37 फॉर्म में भी पाया जाता है, और इसीलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हम 35.5 पढ़ते हैं, ना कि 35 या 37 पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाला नेचर में 75% और ये 25% पाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग इनका मॉलिक्यूलर वेट 35.5 हम पढ़ते हैं। अब हम याद करें इनके यूजेस। ठीक है, इनके यूजेस की अगर हम बात करें तो अगर इसको चाहो भी तो आप ऐसे नोट कर सकते हो कि इसका 35 है तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 75/100 और प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 25/100। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है 35.5। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो ये हो गए समस्थानिक, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर जो मास है या कि मास नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी केमिकल रिएक्शन सेम होंगी लेकिन फिजिकल क्वालिटीज अलग अलग होंगी, यानी कि रासायनिक गुण तो समान होंगे लेकिन भौतिक गुण कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ये जो समस्थानिक है ना ये यूज कहाँ पर आते हैं, इनके यूज हमें याद करने हैं। अब नोट करो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है आइसोटोप का वो काम में आता है गोइटर के इलाज में। गोइटर जानते हो, आयोडीन की कमी से कई लोगों का आपने देखा होगा गला ऐसे फूलकर लटक जाता है, कुछ लोगों का आयोडीन नहीं खाने से ऐसा हो जाता है। तो यूज ऑफ आइसोटोप्स नोट करो। ठीक है, पहला
पहला नोट करो, आइसोटोप ऑफ आयोडीन। गोइटर के इलाज के लिए हम क्या चाहिएगा, आयोडीन। तो आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड टू क्योर गोइटर। कैंसर के इलाज के लिए काम में आता है कोबाल्ट। ठीक है, किसका आइसोटोप काम में लिया जाता है, कोबाल्ट का आइसोटोप काम में लिया जाता है, जिसका यूज किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। आइसोटोप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बता रही हूं मैं नोट करके। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। और लास्ट वन है आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। परमाणु भट्टियां जो होती है ना, उनमें ये काम में आता है। तो ये यूजेस हो गए आइसोटोप्स के। और अब हम आ गए हमारे चैप्टर के एकदम लास्ट वाले टॉपिक पर, बिल्कुल लास्ट, जो कि है आइसोबार। ठीक है, चलो यहीं से पढ़ना चालू कर देते हैं। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार्स, इनको बोलते हैं समभारिक। बारीक से समझ में आ रहा है, भार, भार यानी परमाणु संख्या इनकी समान होगी। चलो तो इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लिखो, दे हैव डिफरेंट number of protons but same molecular mass। अलग अलग एलिमेंट्स है ना, ऐसे लिखो इसको, different elements which have डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम मोलिकुलर मास। अलग अलग होंगे ये एलिमेंट्स, लेकिन इनका, जैसे कि इसका एग्जांपल है आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 18 लेकिन मोलिकुलर मास 40, इसका एटॉमिक नंबर 20 लेकिन मोलिकुलर मास भी इसका 40। यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, देखो कि इनका एटॉमिक नंबर यानी कि Z डिफरेंट है। Z जो है ना इनका, वो दोनों का क्या है, अलग अलग है। X की वैल्यू यानी कि एलिमेंट भी कैसा है, अलग अलग है, लेकिन A जो है इसकी वैल्यू कैसी है, समान है। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका, वो कैसा है, सेम है। न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसके अलग अलग है। देखो 40 में से 18 गए 22 और 40 में से 20 गए तो 20। तो ये जो आइसोबार्स होते हैं ना, इनके लिए ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर जो है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होगा वो तो कैसा होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ये तो कैसा होगा, सेम। लेकिन न्यूक्लियॉन के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन तो सेम हो जाएगा, दोनों के अंदर 40-40 हो जाएगा, लेकिन ये अलग है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो प्रोटॉन भी अलग होंगे और यहाँ माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियन तो सेम हो जाएगा, मास तो सेम हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। सही बात है। तो ये हो गया हमारा आज का ये वाला चैप्टर कंप्लीट, और ये हो गए हमारे आइसोबार्स कंप्लीट, जिनको कि समभारिक कहा जाता है। आज वाली क्लास में से हमने 3 टॉपिक पढ़े, 4 टॉपिक पढ़ लिए है ना, और चारों ही इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइसोटोप। ये जो टॉपिक है इसकी डेफिनेशन विद 1 एग्जांपल एंड विद ऑल द 3 यूजेस जो कि आपके कोर्स में है, ये 3 ही है। तो ये 3 आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। एग्जाम में ये मान के चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा ही पूछा जाता है। तो आज वाली क्लास बहुत थोड़े से टाइम की है, फटाफट इसको देखकर और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको नोट कर लो। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।